बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक बल्कि 9 केमिस्ट्री मॉडल पेपर हैदराबाद बोर्ड। क्या कहा मैंने? ये मॉडल पेपर मेरे पास है हैदराबाद बोर्ड का, ठीक है, केमिस्ट्री का। और इसका सेक्शन ए हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, इसका पीडीएफ भी खोल लीजिए और मुस्कुराते भी रहिए, ठीक है। ये आपके सामने है, ठीक है। एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है भैया आपसे? हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। मोल्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। किसके पूछ रहा है? सोडियम के पूछ रहा है। कितना मास दिया है इसका? 46 ग्राम इसका मास दिया है। वेरी सिंपल। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसका जवाब पता चलेगा। हमारे पास फॉर्मूला मोल फाइंड आउट करने का है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, ठीक है भाई। वैल्यूज़ पुट करेंगे। मास इन ग्राम की जगह पर कितना आ जाएगा? गिवन 46 ग्राम। फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो यहाँ पर सोडियम का है वो कितना है? 23 है। 23 का टेबल पढ़ लीजिए 2 दफ़ा। 23 1 ज़ा 23, 23 2 ज़ा 46। तो मोल्स जो हैं वो आपके पास कितने आ गए? यहाँ पर 2 मोल्स आ गए। यहाँ पर कौन सी चॉइस है आपके पास? सी है, ठीक है। तो सी यहाँ पर आपके पास करेक्ट चॉइस है, 2 मोल्स, ठीक है भाई। आगे चलें। सेकंड में पूछ रहा है आपसे दोज एसिड्स विच कंटेन्स 1 एसिडिक हाइड्रोजन आर कॉल्ड। वो एसिड्स जिनमें एक एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है उसको क्या कहते हैं? मोनोप्रोटिक कहते हैं, डायप्रोटिक कहते हैं, ट्राइप्रोटिक कहते हैं या पॉलीप्रोटिक कहते हैं? इसको मोनोप्रोटिक कहते हैं। ए आएगा यहाँ पर, ए चॉइस है, ठीक है। इसको लिख भी देता हूँ मोनोप्रोटिक। वजह क्या है? एसिड्स की 3 टाइप्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मोनोप्रोटिक, डायप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक। कैसे? ऐसे एसिड्स जिनके अंदर मोनो का मतलब होता है 1, प्रोटिक जो है वो वर्ड निकला है प्रोटॉन से। तो मोनोप्रोटिक मतलब एक प्रोटॉन वाले। एक प्रोटॉन वाले क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन जब अलग होगा HCl से, आप इस HCl को पानी में डालेंगे, ये हाइड्रोजन आयन बनेगा, क्लोराइड आयन बनेगा। ये हाइड्रोजन आयन एक्चुअली एक प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, ठीक है। वजह क्या है इसकी? क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रह गया जब ये अलग हुआ क्लोरीन से, और अब ये बच्चा सिर्फ इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं। यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है ये असल में एक प्रोटॉन ही है। तो HCl जो है ये मोनोप्रोटिक एसिड है। डायप्रोटिक एसिड के अंदर H2SO4 है, ये देख लीजिए। डायप्रोटिक एसिड में H2SO4, और इसी तरह ट्राइप्रोटिक एसिड भी होता है। बहरहाल यहाँ पर मोनोप्रोटिक एसिड, 1 एसिडिक हाइड्रोजन उसने कहा, तो क्या होगा? मोनोप्रोटिक एसिड होगा। साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा सा जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना करूँगा। बाकी तफसीलात के लिए तो वीडियोस मौजूद ही हैं, आप उनमें जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बोल रहा है MgOHCl इज़ नोन एज। इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। ये क्या है? एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है या नॉर्मल सॉल्ट है? ये बेसिक सॉल्ट है। ये बी ऑप्शन है आपका, इसका बेसिक सॉल्ट है ये, ठीक है भाई। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वाकई ये बेसिक सॉल्ट है या नहीं है, तो आप अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक खोल लीजिए। कौन सी वाली? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। उसके अंदर सॉल्ट्स की टाइप रखी हुई है, तो बेसिक सॉल्ट की हेडिंग के अंदर आपको ये फार्मूला नज़र आ जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पे कह रहा है द फार्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। वो क्या है? KCO2, KClO3, KCl या NaHCO3। इसमें जो फार्मूला है पोटेशियम क्लोरेट का KClO3 है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास बी चॉइस है, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का ये फार्मूला है। नंबर 5 MCQ आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर
इज कॉल्ड। ये क्या है, ए मोलैलिटी है, बी एवोगैड्रस नंबर है, सी पे मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, इन्होंने मोलैलिटी लिखा हुआ है, मोलैलिटी नहीं भाई मोलैरिटी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आएगा मोलैरिटी का। ठीक है, क्यों आएगा, इसके लिए मोलैरिटी के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, सॉल्व भी कराया हुआ है, तफसील आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो आ जाता है 6 पे, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच लिंक्स द एटम इन अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो कि लिंक कर रहे हैं एटम्स को एक मॉलिक्यूल में, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, या केमिकल बॉन्ड। तो इसमें बी ऑप्शन है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, बी ऑप्शन है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास द ओनली लिक्विड मेटल, द ओनली लिक्विड मेटल जो है वो कौन सा है, मॉलिब्डेनम है, गोल्ड है, मर्क्यूरी है, या ब्रोमीन है। तो सी ऑप्शन है इसके अंदर मर्क्यूरी जो है वो ओनली लिक्विड मेटल है, मर्क्यूरी। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं उस साइड पे जाऊंगा तो ये नज़र नहीं आएगा फिर। अच्छा 8 पे हमारे पास क्या है, टू विच फैमिली गैलियम बिलोंग्स। 8 जो है, गैलियम जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, या फ्लोरीन फैमिली। ये बोरोन फैमिली से बिलोंग करता है, तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। 9 पे आ जाइए, 9 पे क्या है, लूथर मेयर्स कर्व इंक्लूडेड अबाउट एलिमेंट्स। लूथर मेयर ने जो कर्व बनाया था उसमें जो है वो कितने एलिमेंट्स उसने रखे थे, 30 एलिमेंट्स रखे थे, 40 एलिमेंट्स रखे थे, 56 रखे थे, या 62 रखे थे। तो उसने 56 रखे थे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है 56 का। 10 पे देखते हैं, 10 पे क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो कौन सा है, सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, या कैल्शियम है। तो इसमें ए ऑप्शन है सोडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, 11 पे देखते हैं, 11 पे क्या है, द pH ऑफ 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़। ये यहाँ थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, pH जो है वो 0.01 मोल का क्या होगा, pH कितना बताया, 0.01। अब इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए, पॉइंट को वहाँ पर लेके जाइए 1 के बाद, तो 1 × 10⁻⁻² आ जाएगा। लॉग का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, फिर कौन सा लॉग का फार्मूला है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब ये सारा मैं कैसे सॉल्व करूँ, चलें बहरहाल कोशिश करते हैं। तो उसके बाद फिर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻²। ठीक है, जगह बहुत थोड़ी है, माइनस लॉग, यहाँ पर लॉग का जो है वो फर्स्ट लॉ लगेगा मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो अंदर 1 × 10 है, बाहर लॉग है, माइनस का साइन बाहर ही रह जाएगा, लॉग अंदर जाएगा, फर्स्ट लॉ लगेगा log 1 प्लस log 10⁻² हो जाएगा, फर्स्ट लॉ लग के। यहाँ पर लॉग का थर्ड लॉ लगेगा पावर वाला, तो माइनस बाहर ही है, log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0, कैलकुलेट कर लीजिए आपको पता लग जाएगा। एक और ब्रैकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, -2 log 10 हो जाएगा ये। ठीक है, log 10 की वैल्यू जो है वो 1 है, मल्टीप्लाई बाय -2, बाहर माइनस नज़र आ रहा हो ना होगा आपको, माइनस को मत भूलिएगा, माइनस बाहर है, अंदर ये फिर -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, -2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ pH की वैल्यू जो है वो आपकी 2 आएगी, यहाँ पर मौजूद है। तो 11 का ऑप्शन ए जो है वो आएगा, क्या है, pH की वैल्यू ये 2 आएगी। ठीक है भाई, यहाँ मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ ताकि बाकी के MCQs यहाँ पर आ जाएं। अच्छा, और क्या क्या है, 12 पे देखते हैं, 12 पे क्या है, 12 पे हमारे पास है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डैश इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस याद हो
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल याद हो, इलेक्ट्रोड्स याद हों, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने के बाद, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर में लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने के बाद ऑब्वियस सी बात है आपको इलेक्ट्रोड्स पर कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिलेगा। किन का? वो चीज़ें जो कि उस सोल्यूशन में डिज़ोल्व हुई हुई हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड अगर आपने डिज़ोल्व किया है तो डिज़ोल्व होने के बाद सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। आपने इलेक्ट्रिक करंट जब उस सोल्यूशन से गुजारा तो सोडियम आयन चलते हुए किसके पास गए? कैथोड के पास। वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके वो सोडियम का एटम बन गए। इसी तरह ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सोडियम के एटम वहाँ इकट्ठे हुए, मिले, और वहाँ पर सोडियम का मेटल जो है उस कैथोड के ऊपर अपीयर होना शुरू हो गया। वो सोडियम का मेटल जो वहाँ कैथोड पे बन रहा है उसका यकीनन कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। तो फैराडे ये कहता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आप पास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो मास मिलेगा। उसी मास को वो अमाउंट कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसकी डिटेल्ड वीडियो तो खैर मैंने बना दी है, लेकिन यहाँ पर ये क्या आएगा? करंट आएगा, पहला ऑप्शन। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसके बाद 13 आ जाता है यहाँ पर हमारे पास। 13 में हमारे पास विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी किस्मों का बॉन्ड है? तो क्लोरीन मॉलिक्यूल को देख लीजिए आप, Cl2, यहाँ Cl और Cl दो जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये कौन से बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं? ये कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। लेकिन एक चीज़ का ज़रा ध्यान रखें, उसने ये नहीं पूछा कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात तो है कि इन दोनों एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड की हमारे पास टाइप्स भी तो मौजूद हैं। हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड में 3 टाइप्स तो सबको ही पता है। कौन कौन सी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इस पर तफसीलन वीडियो बना चुका हूँ मैं, वीडियोस बना चुका हूँ, सब पड़ी हुई हैं, देख लीजिए चैनल पे। इसके अलावा 2 टाइप्स हमारे पास और हैं। हम किसको कहते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देख के हम ख़ास तौर पे अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को समझना है तो उसका एक शॉर्टकट है, लेकिन वो एक हद तक काम देता है, उससे ज़्यादा नहीं। और वो शॉर्टकट क्या है कि आप ज़रा एटम्स मुलाहिजा कर लें। इसके अंदर एटम जो है मॉलिक्यूल के अंदर वो एक ही फैमिली के हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एटम भी क्लोरीन फैमिली का है, ये एटम भी क्लोरीन फैमिली का है। तो अगर एक जैसे एटम्स हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा नॉन पोलर। जो एक ही जैसे एटम्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर बनेगा। एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर हम HCl को देखें तो HCl के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। आसान सी वजह, क्योंकि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, डिफरेंट एटम्स हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पोलर कोवेलेंट बनेगा। बट बी केयरफुल अबाउट इट कि ये जो शॉर्टकट है ये ज़्यादा हर दफ़ा चलता नहीं है। मिसाल के तौर पर CO2 को अगर आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को, तो इसके अंदर जो एटम्स हैं उसको देख के आप कहेंगे कि ये डिफरेंट एटम्स हैं, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो यकीनन ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नहीं, यहाँ पर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है CO2 में। क्यों होता है, इसकी वजूहत क्या है, उस पर डिटेल्ड वीडियोस में बना चुका हूँ। बहरहाल 13 में हमारे पास क्या आएगा? 13 में बी ऑप्शन है हमारे पास, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये बी ऑप्शन है। ठीक है भाई, आगे चलें। काफ़ी सारे MCQs हैं इसमें। MCQ नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ऑर्डर अप कर दूं? अच्छा, MCQ नंबर 14 आपको नज़र आ रहा होगा। क्या लिखा हुआ इसके अंदर? रॉबर्ट ब्राउन यूज्ड विच पाउडर फॉर एक्सप्लेनिंग द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। रॉबर्ट ब्राउन ने कौन सा पाउडर यूज़ किया था? भाई सल्फ़र पाउडर यूज़ किया था। ए ऑप्शन है इसके अंदर, सल्फ़र पाउडर यूज़ किया था उसने। ठीक है, 15 की तरफ चलते हैं। 15 में क्या है? द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज। वन साइडेड शेयरिंग अगर हो, आप गौर करें, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में जो है वो लिखा होता है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है
ऐसी शेयरिंग जिसमें दोनों को ज़रूरत हो एक दूसरे की, इसको म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। जैसे HCl है, इसके अंदर भी शेयरिंग हुई है, लेकिन इसमें दोनों नीडी हैं, हाइड्रोजन भी और क्लोरीन का एटम भी। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप ऐसी भी है जिसमें वन साइडेड शेयरिंग होती है, मतलब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और दूसरा जो है वो लेने वाला होता है। लेकिन जो देने वाला होता है उसको नीड नहीं होती, वो सिर्फ दे देता है और दूसरा ले लेता है। दूसरा पहले को कुछ नहीं देता। एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, एक डोनर होता है, एक रिसीवर होता है। बहरहाल तो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहेंगे आप? डेटिव बॉन्ड कहेंगे, को आयोनिक बॉन्ड कहेंगे, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, या इन तीनों को कहेंगे। डी ऑप्शन में जो है ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है, यहाँ पर डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। जी जनाब, जी डी आएगा इसमें, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि इस किस्म की शेयरिंग को, इस किस्म के बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इस किस्म के बॉन्ड को को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, और इस किस्म के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो तीनों ही एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं, इसलिए इसमें डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ दीज। 16 की तरफ चलते हैं। 16 में है, दीज सब्सटेंसेज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज। वो चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, बोथ ऑफ दीज, क्या इन दोनों को कहते हैं, नन ऑफ दीज, या इनमें से किसी को नहीं कहते? ऐसी बात नहीं है। ए जो है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होना शर्त है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद जो है हमारे पास 17 पे है H3O। H3O इस कोड, ये H3O+, इसको क्या कहा जाता है? ये आयन है, इसको हाइड्रोनियम का आयन कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट चॉइस जो है वही है आपकी हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन इसको कहा जाता है। 18 पे देखते हैं क्या है। 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 1 लीटर इज़ नोन एज। ये थोड़ी गड़बड़ वाला है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी गड़बड़ वाला है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, ठीक है, कितना दिया गया है? ये 60 ग्राम दिया गया है, और इसको 1 लीटर में डिज़ोल्व किया गया है। इसकी अभी आगे सेक्शन बी में या सेक्शन सी में प्रॉब्लम भी आ रही है, ठीक है। तो आप इसको ज़रा छोड़ दीजिए 18 को, ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं वो वहाँ प्रॉब्लम एक सॉल्व करवाऊँगा ना अभी, तो फिर इसकी तरफ आएंगे, ठीक है। 19 की तरफ चलें, 18 को मार्क आउट कर दें, ये भी बताऊँगा आगे चल के जब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद 19 पे है, बिटर टेस्ट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ। कड़वा जायका होता है वो किसकी पहचान है? एसिड की, बेस की, सॉल्ट की, या ऑल ऑफ दीज? इन सब की बेस की पहचान है। बी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। 20 पे चलते हैं। 20 पे हमारे पास है, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ डेंस पार्टिकल एक्सप्लेन्ड बाय। ये बात किसने बताई थी कि न्यूक्लियस जो है वो एक डेंस पार्टिकल है, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने बताई थी, बोर ने बताई थी, डाल्टन ने बताई थी, या अल राजी ने बताई थी? ये ए पे है, रदरफोर्ड ने बताई थी, रदरफोर्ड ने बताई थी। 21 पे चलते हैं। 21 पे क्या है? एसिड्स रिएक्ट्स विद बेस टू न्यूट्रलाइज एंड फॉर्म। एसिड जब बेस से मिलते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और इन दोनों के मरने के नतीजे में दो नई चीज़ें जन्म लेती हैं जिनको सॉल्ट एंड वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ए में लिखा है क्या सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, बी में लिखा है क्या वाटर प्रोड्यूस होगा, सी में लिखा है सॉल्ट एंड वाटर, और डी में लिखा है नन ऑफ दीज। तो सी है यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर, सी है यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर। ठीक हो गया भाई। 22 को देख लीजिए। 22 में क्या है? गैशियस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। सॉलिड का कन्वर्जन तो सुना था, आप देखें किसी सॉलिड को अगर आप हीट करेंगे ना तो वो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पर स्टेप्स हैं, यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स हैं। सॉलिड से चीज़ें लिक्विड की तरफ जाएंगी, लिक्विड से फिर गैस की तरफ जाएंगी, ये स्टेप हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से
गैस। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सॉलिड हैं, अगर आप उनको हीट करें तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लीमेशन। सब्लीमेशन, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट हैविंग अ फेज ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सब्लीमेशन। अब इसका रिवर्स क्या होगा, अगर गैस जो है, अगर सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है, तो गैस भी तो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है ना भाई। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको रिवर्स बोलेंगे डी सब्लीमेशन। क्या बोलेंगे, डी सब्लीमेशन। तो इसने आपसे पूछा क्या है, इसने बोला गैशियस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इज डी सब्लीमेशन, डिपोजिशन, सब्लीमेशन, बोथ ए एंड बी। तो याद रख लीजिए ये सब्लीमेशन तो है नहीं, क्योंकि सॉलिड से गैस में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा, गैस से सॉलिड में हो रहा, तो ये डी सब्लीमेशन। इसके अलावा इसी डी सब्लीमेशन का एक और नाम है, इसको कहते हैं डिपोजिशन। डी डैश आएगा, पोजीशन। अब किस पे टिक लगाएं, ए पे लगाएं या बी पे लगाएं? आप डी पे लगाएं भाई, डी पे। डी पे, किस पे, डी पे। क्यों? क्योंकि डी में वो बोल रहा है बोथ ए एंड बी। तो बिल्कुल सही बात है, ये ए और बी दोनों हैं, तो यहाँ पर आएगा बोथ ए एंड बी। ठीक हो गया भाई, वो जगह मिटा दें, बल्कि पूरा ही मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस चाहिए होता है थोड़ा सा समझाने के लिए भी, रफ वर्क करने के लिए भी। मैं साइड में हो रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। अगली चॉइस की तरफ चलते हैं, और क्या है इसके अंदर। अगला MCQs 23, इसमें क्या बात कर रहा है, इन कंबस्शन रिएक्शन वी बर्न मीथेन इट फॉर्म्स। कंबस्शन रिएक्शन के अंदर, यानी कि बर्निंग के प्रोसेस के अंदर हम मीथेन गैस को जलाते हैं, बर्न करते हैं। तो मीथेन गैस जो है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन्स जितने भी बर्न करते हैं उनके नतीजे में वाटर वेपर्स की शक्ल में प्रोड्यूस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और हीट रिलीज होती है डेल्टा H। तो ये बोल रहा है इन कंबस्शन के प्रोसेस के अंदर वी बर्न मीथेन, हम मीथेन को बर्न कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या वाटर बनेगा या हाइड्रोजन बनेगी। डी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो यहाँ पर हमारे पास डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O। ठीक है भाई, 24 पे आ जाइए। 24 में कह रहा है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय एरो, डेटिव बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें डेटिव बॉन्ड है। डेटिव बॉन्ड को पहले भी बता चुका हूँ, क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें हम एरो का यूज़ करते हैं, तो ए आएगा इसमें डेटिव बॉन्ड। ठीक हो गया भाई। 25 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन सिल्वर लॉसेस इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट का सल्यूशन है, इस सल्यूशन के अंदर ये सिल्वर जो है ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। आपको पता होनी चाहिए ये बात कि सिल्वर की वैलेंसी होती है +3। ये सिल्वर का आयन है, +3 इसके ऊपर क्यों आ रहा है आखिर, जब ये नाइट्रेट से अलग हो रहा है तो नाइट्रेट के ऊपर आ जाता है -3। होता यह है कि ये सिल्वर का एटम जब नाइट्रेट से मिलता है जाके, तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको दे देता है। ठीक है, तो ये सिल्वर दे देता है यहाँ पर, और जब ये सिल्वर का एटम अलग होता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन अपने जो इसने इस नाइट्रेट को दिए हुए होते हैं वो इससे वापस नहीं ले पाता। और ये जुदाई कब होती है, जब आप इस सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डाल दें। पानी में डालते ही पानी के मॉलिक्यूल इनको तोड़ देंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, आयंस बना देंगे। तो जब ये अलग होगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन उसी के पास छोड़ देगा। तो यही तो वो पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन सिल्वर लॉसेस इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर बी जवाब आएगा, सॉरी सी जवाब आएगा 3। 3 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के आ रहा है ये। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास 26 में है W इज इक्वल टू जेड ए टी इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर W इज इक्वल टू जेड ए टी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है जो फैराडे ने दिया था। W इज इक्वल टू जेड ए टी, इसके ऊपर भी आगे प्रॉब्लम है। ये किसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है? फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ए आएगा फैराडे फर्स्ट लॉ, ए आएगा फैराडे फर्स्ट लॉ की रिप्रेजेंटेशन। 27 पे आ जाइए। 27 पे क्या कह रहा है? वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑलवेज इन सेम प्रोपोर्शन। आप किसी भी सोर्स से जो है वो वाटर ले लीजिए, वाटर के अंदर आपको सेम प्रोपोर्शन जो है वो मास का नज़र आएगा। ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये किसने दिया था? लिवोजियर ने दिया था ये। तो ये वो पूछ रहा है कि भाई ये किसने दिया था? इसमें बी ऑप्शन है, लेवोजियर, लेवोजियर, ये उसने दिया था। 28 की तरफ चलें। 28 में व्हाट इज़ रेंज ऑफ वीक एसिड्स इन पीएच स्केल। पीएच स्केल के अंदर एक ऐसा स्केल है जिसमें 14 नंबर्स होते हैं। 7 से ऑनवर्ड चलें 14 तक तो ये बेस के नंबर हैं। 7 से नीचे चलें 0 तक तो ये एसिड के नंबर हैं। एग्जैक्ट 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। तो नीचे अगर आप आएँ तो ये 7 से नीचे 0 तक ये सब एसिड के नंबर हैं। लेकिन एसिड हमारे पास दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जितना छोटा नंबर है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉर एग्जांपल पीएच का नंबर अगर 1 आ जाता है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। 2 आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। 2.5 आ जाता है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। 3 आ जाता है तो अब थोड़ा वीक एसिड हो गया। 4 आ जाता है तो और वीक हो गया। 5 आ जाए तो और वीक हो गया एसिड बेचारा। 6.5 आ जाए, 6.8 आ जाए और वीक एसिड हो गया। तो रेंज जो है यहाँ हमारे पास वीक एसिड की वो 3 to 5 है। 3 to 5 है। 3 से लेके 5 तक की जो रेंज है, ठीक है, जो इसने हमें दी है यहाँ पर। बहरहाल वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि 3 से ऊपर चलें तो 3, 4, 5, 6 और 6.5 तक जो है वो वीक एसिड ही होता है, वीकेस्ट एसिड। लेकिन इसने रेंज जो है हमें यही दी है 3 to 4, 3 to 5, 1 to 3, 2 to 4। तो यहाँ पर बेस्ट चॉइस जो है वो 3 to 5 है। तो बी आएगा इसके अंदर 3 to 5। उसके बाद 29 की तरफ आ जाइए। 29 के अंदर शुगर का फार्मूला पूछ रहा है। अब शुगर की बात आएगी ना फ़ौरन बच्चे ग्लूकोज की तरफ जाएंगे, C6H12O6। नहीं भाई, नहीं, शुगर एक ग्रुप का नेम है। ग्लूकोज भी शुगर है, माल्टोज भी शुगर है, सक्रोज भी शुगर है, लैक्टोज भी शुगर है। ये जितने नाम आपने सुने ये सब शुगर की टाइप्स हैं। समझ आ गई बात? यहाँ जो शुगर की बात वो कर रहा है ना, ये वो शुगर है जिसको हम चीनी कहते हैं, जो घर में इस्तेमाल होती है। समझ में आ गई बात? तो वो उसको हम सक्रोज कहते हैं। उसका केमिकल नेम जो है वो सक्रोज है, जो घर में चीनी इस्तेमाल होती है। और उसका फार्मूला C12H22O11 है। तो ये डी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, डी ऑप्शन है ये C12H22O11, डी ऑप्शन है यहाँ, ठीक है भाई। 30 की तरफ चलते हैं। 30 में क्या था? फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला है वो CHA है यहाँ पर, CHCl3, ठीक है भाई। आपका एक जो है वो रह गया है, वो मैं चॉइस बता के चला जाऊँ, वरना क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक दूसरा हिस्सा बना लूँ इस वीडियो का, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं सेक्शन बी में, सेक्शन सी में। तो एक ही वीडियो मज़ा नहीं करेगी, तो इसलिए इसका पार्ट 2 बनाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं उसका जवाब देता हुआ चलूँ। ये MCQ नंबर 18 जो मैंने छोड़ दिया था, 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिज़ोल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो इसकी मोलरिटी क्या होगी? 1.5 मोलर सोल्यूशन होगा, 2 मोलर सोल्यूशन होगा, 2.5 मोलर सोल्यूशन होगा, नन ऑफ दीज, या इसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ए जो है वो चॉइस है 18 में, ए है 1.5 मोलर सोल्यूशन है ये, ठीक है भाई।
ये होगा ए 1.5 मोलर सोल्यूशन। क्यों होगा, इसका जवाब देखने के लिए आपको इसका पार्ट 2 वीडियो का देखना पड़ेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।